स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के इतिहास, ठीक ना, क्लास 10 के इतिहास के जो अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद, इसके VVI क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि MCQ टाइप का भी है जिसमें ऑप्शन नहीं है और एक एक नंबर वाला भी प्रश्न इसमें है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, ये मेरा पहला टॉपिक है, आप लोग का किताब में भी लिखा है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन बनाए हैं, किस वर्ष भारत में कीमतें दोगुनी बढ़ गई थी। तो 1913 से 1918 वर्ष में, जो 1913 से 18 वर्ष तक के बीच में कीमतें दोगुनी बढ़ गई थी, ठीक ना। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ मैं लाइन बाय लाइन, ठीक ना, एक एक लाइन से प्रश्न बनाया हूँ, एकदम पूरा किताब को निचोड़ कर प्रश्न बनाया हूँ। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताऊंगा, इससे एक भी बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक ना। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। भारत के लोगों को अंग्रेज जबरन सेना में भर्ती करते थे, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता था। तो यह जबरन भर्ती कहलाता था। क्या कहलाता था? जबरन भर्ती। भारत में कब खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया था। तो 1918 से 1921 के बीच में खाद्य का जो था वो भारी अभाव पैदा हो गया था। अगला है, भारत में कब फ्लू की महामारी फैली थी। तो 1918 से लेकर 1921 के बीच में फैली थी। भारत में 1921 की जनगणना के अनुसार कितने लोग मारे गए थे, किससे? फ्लू से। तो 120 से 130 लोग मारे गए थे। अब इसमें पहला अगला जो है टॉपिक वो है सत्याग्रह का विचार, ठीक ना, सत्याग्रह का विचार। इसमें क्वेश्चन बनाए हैं, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। तो ये जनवरी 1915 में। क्वेश्चन जो है बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक ना। ये मैं यहाँ VVI कर देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये VVI। महात्मा गांधी ने नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए दक्षिण अफ्रीका की नस्लभेदी सरकार से लोहा लिया था। इस पद्धति को क्या कहते हैं? तो सत्याग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पद्धति को सत्याग्रह कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किसका विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो ये महात्मा गांधी का विश्वास था। और एक क्वेश्चन जो है, ये जैक बोर्ड एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था टार्म 1 में। महात्मा गांधी ने कब बिहार के चंपारण इलाकों का जो था वो दौरा किया था, इलाकों का दौरा किया था 1917 में। और वहाँ पहला जो है नील विद्रोह में सत्याग्रह चलाया। क्या चलाया? सत्याग्रह आंदोलन चलाया। किस व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने किसानों को प्रेरणा किया? दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ। महात्मा गांधी अफ्रीका से आने के बाद कौन सा आंदोलन चलाया? तो ये सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने कब सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए किया? तो ये 1917 ईस्वी में किया। कब किया? 1917 में। अगला क्वेश्चन है, प्लेग क्या है? तो ये एक प्रकार का बीमारी है। क्या है? प्रकार का बीमारी है। अगला है, किसको मदद करने के लिए गांधी जी गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था? तो किसानों को मदद करने के लिए। अगला है, फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान को मदद करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया और कब? तो सत्याग्रह आंदोलन 1917 में चलाए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कब सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे थे? तो ये 1918 में। अगला क्वेश्चन है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसीलिए इस बल का नाम क्या दिया गया? तो ये सत्याग्रह दिया गया। क्या दिया गया? सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह क्या नहीं है? तो सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कब रॉल्ट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था? तो ये 1919 ईस्वी में लिया था। कब लिया था? 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में रॉल्ट एक्ट कानून प्रस्तावित किया? तो ये लेजिस्लेटिव, कौन से काउंसिल?
लेजिस्लेटिव, ठीक ना, लेजिस्लेटिव। रोल्ड एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को कितने साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखना था? तो ये 2 साल तक, ठीक ना, रोल्ड एक्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रोल्ड एक्ट के खिलाफ अहिंसक ढंग से क्या चाहते थे? तो नागरिक अवज्ञा चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, नागरिक अवज्ञा को किस तारीख से एक हड़ताल से शुरू होना था? तो ये 6 अप्रैल से शुरू होना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कहाँ बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया था? अंग्रेजों द्वारा। तो ये अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को किस शहर में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा। तो दिल्ली में। किस तारीख को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाया था अंग्रेजों द्वारा? तो 10 अप्रैल को। रोल्ड एक्ट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को काबू करने के लिए अंग्रेजों ने क्या लागू किया? तो मार्शल लॉ, जिसको धारा 144 हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्शल लॉ लागू होने के बाद किसने कमान संभाल ली? तो जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने। अगला है, किस तारीख को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला है जो क्वेश्चन, वो 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। 13 अप्रैल को अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले किस मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे? तो ये वैसाखी मेला। कौन से मेला? वैसाखी। अगला क्वेश्चन है, किस मैदान में वैसाखी मेला में शिरकत करने के लिए लोग एकत्रित हुए थे? तो जलियांवाला बाग मैदान में। क्वेश्चन है, कहाँ के जलियांवाला बाग मैदान में लोग वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए गया था? तो ये अमृतसर की। अगला क्वेश्चन है, काफी लोग जलियांवाला बाग में किस विरोध को प्रकट करने के लिए जमा हुए थे? तो दमनकारी कानून। दमनकारी यानी कि दबाने वाला कानून। अगला क्वेश्चन है, कौन जलियांवाला बाग हथियारबंद सैनिकों के साथ पहुंचा? तो ये जनरल डायर पहुंचा। कौन पहुंचा? जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में एकत्रित लोगों के बीच कौन अंधाधुंध गोलियां चलवाया था, ठीक ना, यानी कि आदेश दिया था? तो ये जनरल डायर के सिपाही ने चलाया था, लेकिन आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? जो यहाँ बाघ मत समझिएगा, बाघ यानी बांग है, बांग। बाघ जो होता है जहाँ पर पेड़ पौधे होते, ठीक ना, उसको बाघ कहते हैं। बाघ होता है जानवर, ठीक ना, तो यहाँ बाघ नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? यहाँ जो होता है थोड़ा हमको बोलने में तकलीफ होती है, इसीलिए मैं यहाँ डायरेक्ट बाघ बोल देता हूँ। बाघ, ठीक ना, बाघ नहीं, बाघ। तो ये सैकड़ों लोग मारे गए थे। कितने लोग? सैकड़ों लोग। किसने जलियांवाला बाग में एकत्रित भीड़ में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सत्याग्रहियों की जान में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था? तो ये जनरल डायर। कौन? जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का खबर सुनते ही कहाँ के लोग शहर के सड़कों में उतरने लगे? तो उत्तर भारत के लोग। कहाँ के लोग? उत्तर भारत के लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार द्वारा किसको जमीन पर नाक रगड़ने के लिए तथा सड़क पर घिसट कर चलने और अंग्रेज साहबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया था? तो सत्याग्रहियों को। सत्याग्रह आंदोलन में जो शामिल हुए थे उन लोग को। अंग्रेज सरकार ने कहाँ पर बम बरसाया था? एक गाँव का है, गुजरावाला और पंजाब। अंग्रेज सरकार ने सत्याग्रहियों को क्या मारे थे? तो कोड़े मारे थे। क्या? कोड़े। किसने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया हिंसा को देखकर? तो महात्मा गांधी ने। पहले विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ओटोमन तुर्की की हार हुई थी। इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता का नाम जो था वो खलीफा था। कब मुंबई, यानी कि वर्तमान में ये भी मुंबई है लेकिन ये बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया? तो ये मार्च 1919 में किया। किसकी रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो खलीफा की तत्कालिक शक्ति की। अगला क्वेश्चन है, कब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दूसरे नेताओं को खिलाफत आंदोलन के समर्थन स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए ये मतलब पूरी प्रक्रिया को कहा? कब कहा था? तो ये सितंबर 1920 में कहा था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन चलानी चाहिए
ये कहा था कलकत्ता के अधिवेशन में। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, दूसरे नेताओं के संग, ठीक ना। यहाँ मैं किताबी भाषा से क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, इसलिए थोड़ी समझने में दिक्कत होगी आप लोगों को। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो महात्मा गांधी था। कौन था? महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध पुस्तक था तो ये हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया था? तो 1909 में लिखा गया था। किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है, जिसे क्या कहते हैं? बहिष्कार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग का पहला विचार क्या था? असहयोग का जो पहला विचार था वो था पदवियां लौटा देना, ठीक ना। अंग्रेज को जो है वो पद लौटा देना। जैसे जो नौकरी करता था भारतीय लोग, वो अपना पद लौटा देता था। जैसे कोई पुलिस में, तो वो रिटायर मतलब वो त्याग देता था कि हम पुलिस में नहीं रहेंगे, क्योंकि उस टाइम भारत आज़ाद नहीं था। कब गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्रा करते रहे? तो ये 1920 ईस्वी में, ठीक ना। कब कांग्रेस के लोग विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे? तो ये नवंबर 1920 में। कब कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई? तो दिसंबर 1920 में, ठीक ना, दिसंबर 1920 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब से शुरू हुआ था? जनवरी 1921 से। अब अगला टॉपिक है शहरों में आंदोलन। वो मेरा असहयोग आंदोलन था, अब यहाँ शहरों में आए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत शहर के किस वर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई? तो ये मध्य वर्ग। किस वर्ष भारत में विदेशी कपड़ों की आयात जो है आधी रह गई थी? तो 1921 से 1922 के बीच में, ठीक ना। प्रदर्शन या विरोध एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का जो रास्ता होता है उसे रोक लेता है, या क्या कहलाता है? तो ये पिकेटिंग कहलाता है। क्या? पिकेटिंग। अगला है, कहाँ के सामान को बहिष्कार किया जाने लगा? तो विदेशी सामान को। विदेशी कपड़ों की कीमत 1921 से 22 के बीच कितना घटा? तो 102 करोड़ था, 57 करोड़ हो गया। किसने विदेशी चीजों का बहिष्कार करने या विदेशी वस्तुओं में पैसा लगाने से इनकार कर दिया? तो व्यापारियों ने। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ा को छोड़ कर भारत के लोग कहाँ के कपड़ों का इस्तेमाल करने लगा? तो स्वदेशी यानी कि भारत के कपड़े का ही इस्तेमाल करने लगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा मिलों और खरगों का उत्पादन किस कारण बढ़ा? तो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के कारण। निम्न में से कौन कपड़ा महंगा होता है? तो खादी। यहाँ ऑप्शन नहीं दिए, निम्न में आने की नीचे ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन यहाँ नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर लिखे। अब आते हैं ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। तो अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सन्यासी बाबा रामचंद्र किसान का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र असहयोग आंदोलन के नेतृत्व से पहले कहाँ गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे? तो ये फिजी में। कहाँ? फिजी एक जगह का नाम है, ठीक ना। बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना क्या कहलाता था? ये बेगार कहलाता। क्या कहलाता है? बेगार। गिरमिटिया मजदूर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो ये आइडेंट्रेंट लेबर, ठीक ना। लेकिन अंग्रेजी जानने की कोई जरूरत नहीं है, अंग्रेजी नहीं आएगी, ठीक ना। हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी ही आएगा। गिरमिटिया मजदूर किसको कहते हैं? तो औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयान, वेस्टिंज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट यानी कि अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिटिया कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजों द्वारा ले गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है, बाबा रामचंद्र का आंदोलन किसके खिलाफ था? तो ये तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ। कौन किसानों में भारी भरकम लगान किस किस तरह के कर वसूल रहे थे? तो तालुकदारों और जमींदार जो थे तरह तरह के ले रहे थे कर, ठीक है। अगला है, कब जवाहरलाल नेहरू ने अवध के किसानों का दौरा किया था? तो जून 1920 में। अवध किसान सभा का गठन कब किया गया? तो अक्टूबर 1920 में। किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के और बाबा रामचंद्र के। अवध के गांव में महीने भर में कितनी सफाई हो चुकी थी? तो 300 से ज़्यादा
कब असहयोग आंदोलन फैलने से तालुकदारों और व्यापारियों के मकान पर हमले होने लगे? तो 1938 में। आंध्र प्रदेश के किस पहाड़ी में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया? तो गुडेम पहाड़ी, ठीक ना, गुडेम। किस दशक के शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1920 के दशक में ये शुरू हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला आंदोलन किसने फैलाया था? तो आदिवासी किसान ने। गुजरात के बारदोली तालुक में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुक में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1928 ईस्वी में। गुजरात के बारदोली तालुक में किसान आंदोलन किसके खिलाफ था? तो भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। किस आंदोलन को बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किसान आंदोलन। बारदोली किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में सफल रहा? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाया था? तो 6 जनवरी 1921 को। गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अलूरी सीताराम राजू कर रहा था। कौन सटीक खंगोलिया अनुमान लगा सकता था? सटीक, एकदम सही, तो अलूरी सीताराम राजू, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, कौन कहता था कि लोगों को स्वास्थ्य जो है कर सकता है, स्वस्थ यानी कि अच्छा कर सकता है? तो अलूरी सीताराम राजू। कौन कहता था कि हमको गोलियां नहीं मार सकते, नहीं उसको गोली मारेंगे तो वो नहीं मरेगा? तो ये कौन कहता था? अलूरी सीताराम राजू कहता था। अलूरी सीताराम राजू को कब अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो 1924 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी के विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमला किए तथा ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की? तो गुडेम पहाड़ी। अब आते हैं अगला टॉपिक, बगानों में स्वराज। इसका क्वेश्चन है, कहाँ के बगानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि वह 4 दीवारों से जब चाहे आ जा सकते थे? तो असम की। किस एक्ट के तहत बंगालों में काम करने वाले मजदूर को बिना इजाजत के बगान से बाहर जाने में रोक लगी थी? तो 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है वो सविनय अवज्ञा की ओर। इसमें क्वेश्चन है, कब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया? तो फरवरी 1922 में। कौन 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनावों में हिस्सा लेने चाहते थे? कौन 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेने चाहते थे? तो ये कांग्रेस। किसने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। भारत में कब से कृषि उत्पाद की कीमतें गिरने लगी थी? तो 1926 से। वैधानिक उपयोग का गठन किस सरकार ने किसके नेतृत्व में किया? तो ब्रिटेन की नई डोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने किस पर हमला किया था? तो लाला लाजपत राय पर। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन जो है भारत 1928 ईस्वी में पहुंचा था। साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसके लिए लगाया गया था? तो साइमन कमीशन के लिए लगाया था। किसने लगाया था? तो सब भारतीयों ने लगाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन गो बैक के प्रदर्शन में किसने भाग लिया था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोगों ने। किसने साइमन कमीशन पर हो रहे विरोध को करने के लिए अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमेज का ऐलान किया? तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने। कब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? तो दिसंबर 1929 में। कब पूर्ण स्वराज की मांग को लाहौर में औपचारिक रूप से मान लिया गया? तो दिसंबर 1929 में। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से माना था? तो लाहौर अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू की। किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने वाला था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाने वाला था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को अभी मना रहा है। किस दिन भारत के लोग पूर्ण स्वराज्य के संघर्ष की शपथ लेने वाला था? तो 26 जनवरी 1930 को लेने वाला था। तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। अगला टॉपिक है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने किस चीज की शक्ति प्रतीक दिया? तो नमक। महात्मा गांधी ने कब वायसराय इरविन को एक खत लिखा था? तो 31 जनवरी 1930 को। महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को कितने मांगों का उल्लेख किया था? तो 11 मांगों का। महात्मा गांधी द्वारा लिखे खत में इरविन को सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या गया था? नमक कर समाप्त करने के बारे में। गांधी जी द्वारा लिखे
इरविन को खत पत्र किस प्रकार का था, तो अल्टीमेटम, जिसको क्या कहते हैं, चेतावनी। महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कितने तारीख तक उनकी मांगे अंग्रेज नहीं माने तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, तो 11 मार्च तक। महात्मा गांधी ने कितने विश्वत वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी, तो 78। महात्मा गांधी जी नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी जी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से। थोड़ा सेंटेंस में दिक्कत होता है। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी नमक यात्रा कब से शुरू किए थे, तो 1930 से। महात्मा गांधी जी ने के साबरमती आश्रम से दाड़ी मार्च यानी कि दांडी कस्बा कितना दूर था, तो 240 किलोमीटर। नमक यात्रा के दौरान गांधी जी की टोली कितने दिन तक हर रोज कितने मील तक सफर तय करता था, 24 दिन 10 मील तक। महात्मा गांधी जी कब दांडी पहुंचकर नमक शुरू किया, नमक का जो उल्लंघन है वो शुरू किया, तो 6 अप्रैल से। नमक कानून उल्लंघन करने के बाद से कौन से आंदोलन शुरुआत हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी के समर्पित साथी कौन था, तो अब्दुल गफ्फर खान। कब महात्मा गांधी के समर्पित साथी को अंग्रेज ने गिरफ्तार किया था, तो अप्रैल 1930 में। कहाँ के औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकियों, नगर भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करना शुरू कर दिया, तो सोलापुर की, ठीक है, सोलापुर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो 1 लाख लोगों। महात्मा गांधी ने कब इरविन के एक साथ समझौता पर दस्तखत कर दिए थे, तो 5 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज कब हुआ था, तो ये दिसंबर 1931 में हुई थी। द्वितीय गोलमेज कब हुई थी, दिसंबर 1931 में। गांधी जी गोलमेज में उपस्थित होने कहाँ गया था, तो लंदन गया था। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस को क्या घोषित किया गया था, तो गैर कानूनी। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः कब शुरू किया गया था, 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, गांधी जी द्वारा, तो मार्च 1930 में, ठीक ना, मार्च 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति मंद पड़ने लगी, तो 1934 में मंद पड़ने लगी थी। अगला जो टॉपिक है वो है लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, ठीक है, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। इसमें पहला क्वेश्चन है, पट्टीदार क्या है, तो किसान समुदाय। पट्टीदार किसान समुदाय किस राज्य की है, तो गुजरात की। जाट क्या है, तो किसान समुदाय, ये भी क्या है, किसान समुदाय। जाट किसान समुदाय किस राज्य का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। किस आंदोलन को समर्थन देने में कांग्रेस हिचकिचा रहे थे, तो भाड़ा विरोधी। कब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिफ्लेक्शन आर्मी HSRA की स्थापना की गई, तो 1928 ईस्वी में। दिल्ली स्थित फिरोजा शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में किसकी स्थापना की गई थी, तो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की। तो HSRA का फुल फॉर्म क्या है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ठीक ना, रिपब्लिकन आर्मी। दिल्ली के किस मैदान में HSRA की स्थापना की गई, तो फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, जतीन दास और अजय घोष किसके नेता थे, तो HSRA। ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों किसने निशान बनाया था, देखिए ब्रिटिश सत्ता की कई प्रतीकों को किसने निशान बनाया था, तो ये HSRA के सदस्य ने। लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने बम फेंका था, लेजिस्लेटिव क्या है, जो रॉल्ड एक्ट को पारित किया था, तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। कब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, तो 1929 में फेंका था। जिस ट्रेन में वायसराय इरविन सफर कर रहे थे उस ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयास किसने किया और कब, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, 1929 ईस्वी को किया। जिस समय भगत सिंह को फांसी दी गई थी उसकी उम्र कितनी थी, तो 23 साल थी। किसने कहा बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, तो ये किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद की नारा किसने लगाया था, तो भगत सिंह ने लगाया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कांड का बयान कब दिया था, तो 6 जून 1929 को बयान दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का गठन उद्योगपतियों ने कब किया था, तो 1920 ईस्वी में किया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ
फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया था? तो 1987 में। किस उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का किया था? भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक किया था, ठीक ना। भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया था, तो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिड़ला ने किया था, ठीक ना। किसने आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने पर इनकार कर दिया था? तो भारतीय उद्योगपतियों ने। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में शहर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। तो कहाँ के थे वो सब? नागपुर के अलावा। कब रेलवे कामगारों ने हड़ताल किया था? तो 1930 में। कब गोदी कामगारों की हड़ताल हुई थी? तो 1932 में। या एक क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि सेंटेंस में नहीं है। तो औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस शहर के अलावा यहाँ बोल रहा है किस शहर के अलावा, तो ये नागपुर शहर के अलावा जो है कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। औद्योगिक श्रमिक के सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। औद्योगिक श्रमिक जो फैक्ट्री में रहते हैं, ठीक है। कब छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी बांधकर रैलियों और बहिष्कार अभियान में भाग लिया? तो 1930 ईस्वी में। किस आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने में भाग लिया था? तो सिविल नाफरमानी आंदोलन। भारतीय उद्योगपतियों ने किस आंदोलन समर्थन किया था? तो सिविल नाफरमानी आंदोलन। किसके बात को सुनने के लिए औरतें घर से बाहर निकलने लगे? तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान जो बात हुई थी उसको। किसके आह्वान से दिखना आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था? तो गांधी जी ने आह्वान किया था, ठीक है। शहरी इलाकों में ज्यादातर किस जाति के महिलाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय थी? तो उच्च जाति की। ग्रामीण इलाकों में संपन्न किस परिवार की महिलाएं आंदोलन में सक्रिय थी? तो किसान। किसका मानना था कि औरत घर चलाना, चूल्हा चौकी संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है? तो गांधी जी का ये मानना था। देखिए गांधी जी, और ये जिसका जो किताब में भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जुलूसों में हिस्सा नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग किसने की थी? तो महिलाओं ने। कब बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया था? 1918-19 में। अलूरी सीताराम को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया था? तो मई 1924 में। अगला जो टॉपिक है वो सविनय अवज्ञा की सीमाएं। एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। ये समूह कब खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे? तो 1930 ईस्वी में। किसने अछूतों यानी हरिजन को ईश्वर का संतान बताया था? महात्मा गांधी ने बताया था। डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने कब दलितों को दमित वर्ग में एसोसिएशन में संगठित किया था? तो 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है, ठीक ना। किसने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने संगठित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अम्बेडकर ने कब पूना एक्ट पर हस्ताक्षर किया था? तो सितंबर 1932 में। किस वर्ग को आज हम अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं? तो दमित वर्ग को। किसके प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई थी? दमित वर्गों को। किस दशक के मध्य कांग्रेस के हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठन के काफी करीब दिखने लगे थे? तो 1920 के दशक। यानी कि किस दशक के मध्य कांग्रेस हिंदू महासभा के जो थे जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब थे? तो 1920 के दशक में जो थे करीब थे, सटे हुए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना कौन था? तो ये मुस्लिम लीग का नेता था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन का प्रयास किया था? तो 1927 में किया था, गठबंधन का प्रयास किया था। लेकिन हालांकि गठबंधन हुआ या नहीं हुआ वहाँ पूरा जिक्र नहीं दिया है। सर्वदलीय सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1928 में हुआ था। हिंदू महासभा कब आयोजित हुई थी? तो 1928 में आयोजित हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए। किसका कहना था कि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल क्षेत्र बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए क्या होगा? पृथक निवासी की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। किसका कहना था? तो ये कहना था मोहम्मद अली जिन्ना का। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था?
तो मोहम्मद इकबाल ने कब मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से निर्वाचिका निर्वाचक की जरूरत पर एक बार फिर से जोर दिया? तो 1930 में। अगला है सामूहिक अपनेपन का भाव, ये टॉपिक का नाम है। इसमें क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम भारत माता की छवि के निर्माण में सबसे पहले जो भारत माता की छवि किसने बनाया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। वंदे मातरम गीत कब लिखा गया था? 1870 के दशक। आनंद मठ नामक उपन्यास किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही लिखा था। और आनंद मठ से ही बंकिम चंद्र का जो गीत है वो लिया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम, ठीक ना। वंदे मातरम गीत को किस उपन्यास में बंकिम चंद्र जी ने शामिल किया था? तो आनंद मठ में। किस गीत को बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था? तो वंदे मातरम को। किसने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था? अविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो था पहले छवि बनाया था, लेकिन पूरा विकसित कौन बनाया? अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए भारत माता के चित्र में भारत माता को किस रूप में दर्शाया गया? तो सन्यासिनी के रूप में। भारत माता के चित्र में माता कैसी दिखाई देती थी? तो शांत, गंभीर देवी और आध्यात्मिक गुण। कब राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू किया था? तो 19वीं सदी के आखिर में। किसका मानना था कि भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं से उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है? तो राष्ट्रवादियों का मानना था। भाटो और जो गारो है कोई आदमी हुआ, उसने जो कहानी सुनाया होगा। कौन बंगाल में लोक गाथा गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन जो था 4 भागों में प्रकाशित किया था? तो नटेशा शास्त्री ने। कहा नटेशा शास्त्री ने द फोकलर्स ऑफ सदर्न का जो सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया था? तो मद्रास में। नटेशा शास्त्री ने किस नाम से तमिल लोक कथाओं का जो विशाल संकलन था 4 खंडों में प्रकाशित किया था? द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से। तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 4 खंड में। किसका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है? तो नटेशा शास्त्री। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। किसका मानना था कि राष्ट्रीय साहित्य, ठीक ना, यहाँ लिखा राष्ट्रीय साहित्य, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए राष्ट्रीय साहित्य लिखा है, छूट गया था राष्ट्रीय साहित्य, ठीक है। इसमें नटेशा शास्त्री जो आंसर है राष्ट्रीय साहित्य आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस किस रंग का तिरंगा झंडा तैयार किया गया था? तो हरा, पीला, लाल। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किए गए तिरंगा झंडा में कितने प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते? कमल के 8 फूलों और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंदा दर्शाया गया था। तो 8 प्रांतों में, ठीक ना, 8 प्रांतों में। गांधी जी ने कब तक स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था? 1921 तक। गांधी जी द्वारा तैयार की गई स्वराज का झंडा में कौन कौन सा रंग था? तो सफेद, हरा और लाल। गांधीवाद का प्रतीक है तो चरखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और भी आई है। चरखा किसका प्रतीक था जब गांधी जी द्वारा तैयार झंडे के मध्य में दिया गया था? स्वावलंबन का, ठीक ना, स्वावलंबन का प्रतीक था। गांधी जी द्वारा तैयार किए गए तिरंगे में चरखा को कहाँ स्थान दिया था? झंडा के मध्य भाग में। जो झंडा है उसके मध्य भाग में। किस झंडे को जुलूस में थामने पर शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था? तो महात्मा गांधी द्वारा तैयार किए गए झंडे को, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की नजर में भारतीय कैसे लोग थे? तो बिछड़े और आदिम लोग थे। पुराने जमाने में भारत आने वाले विदेशी यात्री किस वंश के लोगों के साहस, सच्चाई और विनम्रता पर क्या लिखा है? चकित रह जाते थे। तो आर्यवंश। पुराने जमाने में हिंदू विजय के लिए निकलते थे। तो बताइए वे किन किन देशों में विजय पताका फहराए थे? तो ततार और चीन में। अब आते हैं निष्कर्ष में। देखिए निष्कर्ष टॉपिक है, किस कारण से भारत में असंतोष का उदय हुआ था? तो क्रीपस मिशन की सफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। कब कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी में अंग्रेजों को छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया था? तो 14 जुलाई 1942 में वर्धा में पारित किया, ठीक ना। लेकिन आंदोलन कब चला?
कब बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया? तो 8 अगस्त 1942 को। करो या मरो भाषण किसने दिया, यानी कि ये नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का जुलूस में कौन शामिल हुआ था? छात्र, मजदूर, किसान, नेता और महिला भी शामिल हुई थी। आदि यहाँ लिखा है, आदि यानी कि और अन्य, अदर, ठीक ना। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से कौन कौन नेताओं ने भाग लिया था? पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। दूसरा ऑप्शन है सोनिया गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, अरुण आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, मातंगी हाजरा, कनकलता बरुआ, रमा देवी। चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर, यानी कि जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, मातंगी हाजरा, कनकलता बरुआ और रमा देवी ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन महिला नेता ने भाग ली थी? तो मातंगी हाजरा और कनकलता बरुआ और रमा देवी। मातंगी हाजरा किस राज्य की थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे? तो पश्चिम बंगाल से थी। कनकलता बरुआ किस राज्य की थी? तो असम से थी ना, जो भारत ने। उड़ीसा से किस महिला नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ली थी? तो रमा देवी ने, ठीक ना, रमा देवी ने। यहाँ हम टोटल कितने क्वेश्चन किए? देखिए 228 क्वेश्चन, ठीक ना। टोटल यहाँ 228 क्वेश्चन अभी हम इस वीडियो में किए। टॉप 228 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हम किए। मुझे आशा है कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। और प्लस में अगर आप क्लास 10 में हैं या फिर क्लास 9 में ही अगर हैं तो इस चैनल में जो है स्पेशल तैयारी कराई जाती है, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। और इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उसे भी वीवीआई क्वेश्चन के बारे में पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।